हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। आप इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर में हैं। इंडियन इकोनॉमी, और आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। जैसा कि कल हमने कहा था कि आज का टॉपिक होगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ओके, तो सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, और जैसा आप जानते हैं कि अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा एंड मुद्रास्फीति। ओके, इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ लेंगे आरबीआई को और बैंकिंग रिफॉर्म को। ओके, मुद्रा और मुद्रास्फीति आज का टॉपिक है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। सबसे पहले बताइए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मुद्रा एंड मुद्रास्फीति। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मुद्रा क्या होती है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। इंग्लिश में कहते हैं मनी। मनी को आप कैसे समझेंगे? मनी को आप, इंग्लिश की डेफिनेशन है कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वह है कि मनी क्या कर सकती है, पैसा क्या कर सकता है, या मुद्रा क्या कर सकती है। इसी से हम समझते हैं कि मुद्रा क्या है। ओके, तो आपको पता है कि आज मुद्रा का प्रयोग आप विनिमय के रूप में करते हैं, अपना लोन लेते हैं उसको चुकाने के रूप में करते हैं, क्रेडिट लेने के रूप में करते हैं। कोई भी कार्य आज आप अर्थव्यवस्था में मुद्रा के बिना नहीं होता है। ओके, तो आप सबसे पहले समझिए कि मुद्रा के कार्य क्या है, क्या क्या मुद्रा से आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। विनिमय का माध्यम। इसके अलावा एक अर्थव्यवस्था में माप की इकाई भी यही है। आपको पता है अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो अर्थ से जुड़ी चीज़ें होती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ें आप कह सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी चीज़ें आप कह सकते हैं, और टर्सरी सेक्टर में सर्विस से जुड़ी चीज़ें। अब हर चीज़ को मापने का, या हर प्रोडक्ट को मापने का, या हर सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उनको मापने की जो इकाई है वो अलग अलग है। तो फिर आप जब इकोनॉमी की पूरी अर्थव्यवस्था को मापेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड इकाई चाहिए जिसमें कि आप सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को निकाल सकें। तो वो जो इकाई बनेगी, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं बोया प्राथमिक सेक्टर में, तो गेहूं तो आप केजी में होगा या क्विंटल में होगा। आपने स्टील का प्रोडक्शन किया तो मीट्रिक टन में हो सकता है वो। आपने कार का प्रोडक्शन किया तो वो नंबर में हो सकता है। ओके, इन सब को आप एक छत के नीचे ला सकते हैं जब आप इनकी यूनिट बना देते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं मुद्रा में। ओके, तो फिर इकोनॉमी में एक माप की इकाई बन जाती है मुद्रा, यानी कि पैसा आपका। फिर आप जो सेविंग करते हैं वो भी धन के रूप में ही करते हैं, यानी कि मुद्रा के रूप में करते हैं। और चौथा, ऋण अदायगी।
इसी प्रकार के सारे काम हैं मुद्रा के, ऋण अदायगी, ये कार्य है मुद्रा के। और आपको पता है कि जो आज मुद्रा है यानी कि मनी है, वो क्या है? लीगल टेंडर है। आपको पता है कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का नोट है, ओके, तो वो 10 रुपए का जो कागज का नोट है, वो 10 रुपए का नोट अगर फट जाता है या आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू उस कागज की निकालेंगे तो 10 रुपए नहीं निकलेगी, 50 पैसे, 25 पैसे, इस प्रकार से उसकी वैल्यू निकलेगी। तो आखिरकार उस कागज के नोट की वैल्यू 10 रुपए क्यों है? क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने उस कागज पे लिख रखा है कि वो आपको 10 रुपए देने का वादा करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो आज की मुद्रा है वो लीगल टेंडर है। पहले क्या होता था? पहले चांदी की मुद्रा बनती थी। मान लीजिए चांदी की मुद्रा होती थी और वो अगर 10 रुपए का नोट मतलब सिक्का होता चांदी का, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी 10 रुपए ही होती। उस चांदी को आप अगर गला के कहीं बेच देते तब भी वो 10 रुपए की ही होती। तो इसका मतलब क्या है कि आज की मुद्रा ओरिजिनल मुद्रा ना होकर एक लीगल टेंडर है। इसके बदले में आप जानते हैं कि भारत सरकार को अपने पास सोना रखना पड़ता है, ठीक है ना, तभी वो मुद्रा को छापता है। आगे जब हम लोग आरबीआई पढ़ेंगे तो इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है लीगल टेंडर का? मतलब कि आज की मुद्रा को विधि द्वारा घोषित किया गया है। ओके, तो लीगल टेंडर का मतलब समझ गया है? ऐसी मुद्रा जिसको विधि के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, अब जो ये आप मुद्रा यूज करते हैं तो इसके क्या अवयव हैं, क्या टूल हैं, किस किस को आप मुद्रा कह सकते हैं? तो आप बताइए किसको कह सकते हैं? एक तो आप कह सकते हैं जो आप सिक्के यूज करते हैं, वो भी तो आपकी मुद्रा के अवयव हैं। दूसरा, कागजी नोट हैं जो आपकी मुद्रा के काम करते हैं। दूसरा, बैंक में कुछ आपने पैसा जमा करके रखा हुआ है, वो भी आपकी मुद्रा ही है, यानी कि आपकी जमाएं। आपकी जमाएं, जमाएं कितनी प्रकार की होती हैं? एक होती है, ध्यान से समझिएगा, डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। ओके, क्या होता है? जमाएं दो प्रकार की होती हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि मांग जमा, मतलब कि जब आप मांगेंगे बैंक से तो वो आपको पैसा बैंक को देना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर आप समझ गए होंगे तो इसको हटा सकते हैं यहां से। वीडियो में आप इसको पॉज करके भी अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ आप समझ लीजिए अभी। तो दो प्रकार की जमाएं होती हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होती है और दूसरी डिपॉजिट होती है। तो डिमांड होती है मांग जमा, मतलब कि मांग, आप जैसी मांग करेंगे वैसे ही बैंक को या संस्था को जहां आपने पैसा जमा किया है उसको आपका पैसा लौटाना पड़ेगा। ओके, अब चलिए, मांग जमा,
सावधि जमा। मांग जमा क्या कहती है? मांग जमा कहती है कि हमारे द्वारा जमा धन मांगे जाने पर हमें मिल जाए, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होती है? एक निश्चित समय के लिए। फिक्स डिपॉजिट एक निश्चित समय के लिए होती है और डिमांड डिपॉजिट हमारे द्वारा जब भी हम कोई अपनी डिमांड करेंगे हमको हमारा धन मिल जाएगा। अब डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के खाते होते हैं। कौन कौन सा खाता होता है? यहां लिख देते हैं। एक होता है बचत खाता और दूसरा होता है चालू खाता। ओके, सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। और यहीं से मुद्रा की आपूर्ति होती है। कहां से? यहां से। यही क्या है? मुद्रा की आपूर्ति। इन जमाओं से आप दोनों को इसमें शामिल कर सकते हैं, सावधि जमा और डिमांड जमा दोनों को। ठीक है, खैर जब बैंकिंग में आएंगे तो इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर इस मुद्रा की आपूर्ति की जब चर्चा हुई है तो आप देखेंगे कि मुद्रा की आपूर्ति या मुद्रा जो हमारे यहाँ जो है उसकी आपूर्ति में बहुत सारे कारक कार्य करते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं या कितने प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनके लिए कुछ संकेतक भारत में कार्य करते हैं, जैसे M0, M1, M2। ओके, इस प्रकार के संकेतक भारत में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रकार के संकेतक हैं। M0, M1, M2, M3 और M4। लेकिन इस सब में सबसे प्रचलित है आपका M1 व M3। ये जो मुद्राएं हैं M1 मुद्रा और M3 मुद्रा, ठीक है ना। तो भारत में ये M1 और M3 मुद्रा आपूर्ति को दर्शाने के लिए एक संकेतक का कार्य करते हैं। ओके, इनको संकेतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब M1 मुद्रा क्या है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं? M1 मुद्रा में लिख लीजिए आप लोग, अगर चाहें तो मैं बताता हूं आपको। M1 मुद्रा में सावधि जमाओं को, सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट को, ये यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो इसलिए हो सकता है ये आप पहली बार चीजों को सुन रहे हो, लेकिन आप इनको ध्यान से समझिए कि M1 मुद्रा में सावधि जमाओं को शामिल नहीं किया जाता है और जब इसमें फिक्स डिपॉजिट को शामिल नहीं किया जाता है तो इसे संकीर्ण मुद्रा, ओके, यानी कि नैरो मनी भी कहा जाता है M1 को। क्यों? क्योंकि इसमें सावधि जमाओं को शामिल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं M3 मुद्राओं की। ठीक है ना, M3 मुद्राओं को बस जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि इसमें सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है, सावधि जमाओं को शामिल किया। और जब इसमें सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे वृहद मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ब्रॉड मनी कहा जाता है। तो ये M1 और M3 में कोई डाउट तो नहीं है आपको? ये जो M0, M1, M2, M3, M4 है, ये मुद्रा आपूर्ति के लिए कुछ संकेतक हैं जिनका प्रयोग किया जाता है।
ओके। M1 मुद्रा और M3 मुद्रा सबसे प्रचलित मुद्राएं हैं। M1 मुद्रा में फिक्स डिपॉजिट को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसको नैरो मनी कहते हैं, और M3 मुद्राओं में सावधि जमा को शामिल किया जाता है, इसीलिए हम इसको ब्रॉड मनी भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं मुद्रा स्फीति की। मुद्रा स्फीति क्या है? ओके, तो मुद्रा स्फीति को आप समझने के लिए कल जैसे कि मैंने बताया था कि कीमतों के सामान्य स्तर में जो बढ़ोतरी होती है उसे आप मुद्रा स्फीति के तौर पर देखते हैं। सामान्य स्तर पर जो जनरलाइज लोग देखते हैं वो मुद्रा स्फीति को कैसे देखते हैं? कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, या फिर आप कह सकते हैं कि कीमतों के सामान्य स्तर में सतत बढ़ोतरी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, या कह सकते हैं कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार बढ़ोतरी। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर किसी एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या इसको भी मुद्रास्फीति मानेंगे? हैं? अगर किसी एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो इसे महंगाई नहीं कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसे महंगाई नहीं कहा जाएगा। जब अधिकतर चीजों के दाम बढ़ने लगे, तो उसे महंगाई कहा जाता है। ओके, अब आप समझिए, मान लीजिए दाल के दाम बढ़ रहे हैं, सिर्फ दाल के दाम बढ़ रहे हैं, ना चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, ना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ना डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, ना किसी और जो मोटा अनाज है उसके दाम बढ़ रहे हैं, ना गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, ना चावल के दाम बढ़ रहे हैं, सिर्फ दाल के अगर दलहन में बढ़ोतरी हुई है तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। ये भी हो सकता है कि उस वर्ष, उस वित्तीय वर्ष में दाल का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, या फिर दाल का निर्यात ज्यादा हो गया है, या फिर दाल की फसल खराब हो गई है, या कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे दाल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। और जब आपूर्ति प्रभावित हो गई है तो उसकी जो दाम है उनमें उछाल आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप क्या नहीं कह सकते हैं? महंगाई या मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं कह सकते हैं। अर्थात आप एक बात कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है कि मुद्रा का ऐसा प्रसार जो उसकी मांग से अधिक हो। एक तो पर्सपेक्टिव ये हो गया कि कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि मुद्रा है वो इतनी मार्केट में आ जाए कि उसकी डिमांड से ज्यादा उसकी सप्लाई हो जाए। बात समझ में आई आपको? कि उसकी डिमांड से ज्यादा उसकी सप्लाई हो जाए, तो फिर उसे भी आप मुद्रास्फीति के कैटेरिया में ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद इसी चीज को या इसी लाइन को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी आपकी नेशनल इनकम है, जो पीछे आपने पढ़ी है राष्ट्रीय आय क्या होती है, सब समझ गए होंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो आपकी राष्ट्रीय आय है उसकी वृद्धि दर के सापेक्ष मुद्रा आपूर्ति में अधिक वृद्धि, मतलब हमारी नेशनल इनकम में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितना कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुई है। ओके, तो इसको भी आप मुद्रास्फीति के रूप में जान सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई किसी को डाउट? चलिए, तो इसका मतलब क्या है, आप एक नोट करके लिख सकते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब है रुपए की वैल्यू का गिर जाना।
बताइए, अब यहां तक किसी को कोई डाउट? मुद्रास्फीति का मतलब है रुपए की वैल्यू का गिर जाना। मतलब कि आप जा रहे हैं मार्केट में, पैसा बहुत सारा लेके जा रहे हैं और सामान बहुत थोड़ा पॉलीथीन में लेकर आ रहे हैं, तो यही है कि आपके पैसे की वैल्यू गिर गई है। ठीक है ना? आप ज्यादा पैसा लिए इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। आपने ज्यादा पैसा अपने ऊपर अपने अपने पास रख रखा है। मान लीजिए आप जा रहे हैं मार्केट में और 200 रुपए की आप सब्जी लेकर आ जाते हैं मार्केट से, ठीक है ना? उसमें आप अपना पूरा थैला भर लेते हैं, लेकिन फिर आपने मुद्रा की अपनी आपूर्ति बढ़ा दी, आप 500 रुपए लेके जाते हैं और पॉलीथीन में सब्जी लेकर आते हैं। ये है मुद्रास्फीति की स्थिति। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो मुद्रा की वैल्यू पहले 200 रुपए उतनी ही वैल्यू थी, आज उतनी ही वैल्यू 500 रुपए मुद्रा की है। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा की जो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो गिर गई है। समझ में आ गया बच्चा लोग? इसका मतलब क्या है? मुद्रास्फीति को 2 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि मुद्रा स्तर में होने वाली लगातार वृद्धि। एक तो जो मुद्रा का स्तर है या मूल्य स्तर है, सॉरी, मतलब महंगाई, मूल्य स्तर में लगातार होने वाली वृद्धि, और दूसरा आप कह सकते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली लगातार गिरावट। बस यही है मुद्रास्फीति की स्थिति। यहीं से आप समझ जाएंगे कि मुद्रास्फीति का क्राइटेरिया फॉलोफिल कर रहा है। ठीक है ना? फिर मुद्रास्फीति आप सभी को पता है संघ सूची का विषय है। इसे अनुच्छेद 366(2) से टैकल किया जाता है, इसकी परिभाषा दी हुई है। मुद्रास्फीति को निकालना वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत इसको आता है, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है, यानी कि जो मौद्रिक नीति है, रिपोर्ट निकालती है आरबीआई, जैसे कि मौद्रिक नीति को भी आरबीआई ही निकालता है। ठीक है ना? टोटल 1224 वस्तुओं के आधार पर हम मुद्रास्फीति को निकालते हैं या निर्धारित करते हैं। हालांकि इनका आधार वर्ष अलग अलग है और लगभग इनका आधार वर्ष जो मुद्रास्फीति को निकालने का है वो 2011-12 है। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको छोटे छोटे लिख भी सकते हैं। संघ सूची का विषय है मुद्रास्फीति, 366(2) के तहत इसको कंसीडर करते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय इसको देखता है और इसकी रिपोर्ट आरबीआई निकालता है। टोटल 1224 वस्तुओं पर हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं और इसका आधार वर्ष है 2011-12। इसके बाद हमारे पास 2 शब्द और हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक शब्द है हमारे पास अवस्फीति और दूसरा शब्द है हमारे पास अपस्फीति। इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रीलिम एग्जाम में इन्हीं टर्मिनोलॉजी से प्रश्न बन जाते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं डिसइंफ्लेशन और अपस्फीति को कहते हैं डिफ्लेशन। क्या है दोनों? अब स्फीति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, मतलब कि इसमें महंगाई कम होती है। ठीक है ना? तो अब स्फीति अच्छी होगी कि खराब होगी? ये अच्छी होगी अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, अच्छी होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को, जो कंज्यूमर हैं, उनको राहत मिलती है। इसलिए जो डिसइंफ्लेशन है वो
अच्छा होता है। लेकिन क्या डिफ्लेशन अच्छा होता है? इसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में सुस्ती या रिसेशन आप कह सकते हैं, रिसेशन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। मतलब डिफ्लेशन की जब स्थिति आएगी तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आना शुरू हो जाती है। तो अपस्फीति डिसइंफ्लेशन और अपस्फीति डिफ्लेशन में यही अंतर है। लेकिन व्यवहार में एक ही शब्द है, मुद्रास्फीति, जिसे महंगाई बढ़ने या घटने दोनों की स्थितियों में दर्शाया जाता है। कहा जाता है मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति है, या फिर मुद्रास्फीति नहीं है। ओके, दामों के बढ़ने और घटने में आप मुद्रास्फीति का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? मुद्रास्फीति समझ में आ गई होगी आप सभी को। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसको निकाला जाता है। मुद्रास्फीति की जो कंसेप्ट है 1224 वस्तुओं के आधार पर इसको निकाला जाता है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है। अब मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या है? देखिए, महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई बढ़ने के कारणों में अगर हम तो आप देखते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्यों बढ़ेगी मुद्रास्फीति? जब आपूर्ति कम हो जाएगी, या फिर बाजार में या उपभोक्ताओं के हाथ, जब बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं के पास जो लिक्विडिटी है, यानी कि जो पैसा है वो ज्यादा आ जाएगा, यानी कि जो मुद्रा का प्रवाह है वो बढ़ जाएगा, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा आ रही है भारत में, विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाए। तो ये सारे कारण बन सकते हैं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के। बेसिकली हम अगर बात करें तो एक तो मुद्रास्फीति का कारण होता है कि घाटे का वित्त प्रबंधन। घाटे का, जब बजट में घाटा आता है, राजकोषीय घाटा खास तौर से, तो फिर जब उसका प्रबंधन भारत सरकार करती है तो उसके लिए क्या करती है, इन सारी चीजों के अलावा प्रबंधन के लिए वो नई मुद्रा का छपना, आरबीआई से पैसा लेती है। और आरबीआई से पैसा लेने का मतलब क्या है कि आरबीआई नए नोट छापकर भारत सरकार को देती है और भारत सरकार अपने घाटे को मैनेज करता है और इसके बाद उस पैसे को जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या किसी अन्य तरीके से वो लोगों तक पहुंचाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी, एक्सेस में जो मनी है, वो जब मार्केट में आता है तो ये मुद्रा का प्रचलन को बढ़ा देता है। और जब मुद्रा के प्रचलन को बढ़ाएगा और आपूर्ति बढ़ नहीं रही है, आप समझिएगा सिर्फ दोनों चीजें, जो मुद्रास्फीति का पूरा जो सिनेरियो है वो किस पे चलता है, मांग और आपूर्ति पर। अब जैसे ही मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी तो उत्पादों की जो मांग थी वो भी बढ़ने लगेगी, लेकिन उत्पादों की मांग तो बढ़ने लगेगी लेकिन उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करा पाएंगे। जब आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वस्तुएं उतनी ही है, प्रोडक्ट उतना ही है, तो फिर उनके दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और यही मुद्रास्फीति की स्थिति है। और इसका मतलब क्या हुआ कि वहां उसके दाम बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट के, और यहां पर जो हमारे पास मुद्रा है उसकी वैल्यू घट रही है। ओके, दूसरे में आप कह सकते हैं विदेशी मुद्रा का प्रवाह। विदेशी
मुद्रा का प्रवाह। विदेशी मुद्रा का जब ज्यादा प्रवाह होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर भारत में एफडीआई ज्यादा आ रहा है या विदेशी मुद्रा ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर का मूल्यह्रास हुआ है। डॉलर का मूल्यह्रास हुआ है या फिर रुपए का अधिमूल्यन किया गया है। ठीक है ना। अब अगर ये दोनों स्थितियां बनती हैं कि अगर डॉलर का मूल्यह्रास हो जाए या रुपए का अधिमूल्यन किया जाए, तो इन दोनों स्थितियों में आप ये समझिए कि निर्यात क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो निर्यात महंगा हो जाएगा तो फिर हम इसको कम कर देंगे, और आयात सस्ता हो जाएगा तो इसको फिर हम बढ़ा देंगे। और जैसे ही ये करेंगे तो फिर क्या होगा, व्यापार असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा आयात बढ़ जाएगा, निर्यात कम हो जाएगा, तो हम फिर से माइनस में चले जाएंगे, यानी कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो और भी बढ़ सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि डॉलर का जो मूल्यह्रास हो रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा या कैसे फर्क पड़ेगा, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है ना। दो स्थितियां बनती हैं कि अभी $1 में होता है 50 रुपए। ठीक है ना। जब मूल्यह्रास हो जाता है तो $1 में बनता है जाके 40 रुपए। डॉलर का मूल्यह्रास हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? मूल्यह्रास हो गया। अब देखिए, यहां पर जब हम निर्यात कर रहे थे, सॉरी, इसको आप 1000 रुपए मान लीजिए, तब इसको आप ज्यादा बेहतर से मैं आपको समझा पाऊंगा। देखिए, अब जब इस स्थिति में हम निर्यात करेंगे, चीजों को बाहर भेजेंगे, तो डॉलर चूंकि 50 रुपए का है, तो 1000 रुपए की चीज जब हमने भेजी है, तो हमने इसका मतलब कितना डॉलर का निर्यात किया है, बताइए? $20 का। बोलिए, किया है ना। और जब हमने मूल्यह्रास हो गया डॉलर का, अब डॉलर 40 रुपए का हो गया है, तो आयात कैसे सस्ता हो जाएगा? मतलब जब अब हम करेंगे तो अब हमको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, या हमारे पास कितना डॉलर आएगा? 40 रुपए का $1 है, तो अब हमारे पास $25 हमें मिलेगा जब हम कोई वस्तु का निर्यात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल्यह्रास करने पर हमें हमारा निर्यात क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। अब हमको $25 देने हैं इसी के लिए, जिसके लिए हमें पहले $20 चुकाने होते थे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको कम कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है? अब यहां हमें एक चीज और समझनी है कि इसको डॉलर में और रुपए में कैसे देखते हैं। देखिए, जब हम आयात करेंगे किसी वस्तु का, तब हमें पैसा देना पड़ता है, तो आयात को हम हमेशा रुपए में देखेंगे, और जब हम निर्यात करेंगे तो हमें चूंकि पैसा मिलता है तो उसको हम डॉलर में देखेंगे। ठीक है ना। आयात को हम रुपए में देखेंगे और निर्यात को हम डॉलर में देखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दें। अब इसी व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए आरबीआई की भूमिका आ जाती है, और आरबीआई क्या करती है? इसमें हस्तक्षेप करती है। आरबीआई क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी। आरबीआई के द्वारा कैसे हस्तक्षेप करेगी? आरबीआई के द्वारा डॉलर का क्रय कर लिया जाएगा। डॉलर को मार्केट से, एक्सेस में जो मार्केट में डॉलर है उसको खरीद लिया जाएगा, जिससे मुद्रा की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी। और जब डॉलर को खरीदेगी तो रुपए को रिलीज करेगी, तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो मुद्रास्फीति की स्थिति
बन जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर देखिए मुद्रास्फीति के भी दो टूल होते हैं, एक होती है डिमांड पुल और दूसरी होती है कॉस्ट पुल। लागत जन्य मुद्रास्फीति और मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य में क्या होता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो जाए तो वही है मांग जन्य मुद्रास्फीति। और लागत जन्य मुद्रास्फीति कब है? जब किसी कारण हो कि जब किसी वस्तु और सेवा की जो उत्पादन लागत है उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाए। समझ गए बात को? मतलब कि कच्चे माल और वस्तु दोनों की कीमत में बढ़ोतरी हो जाए तो उसको लागत जन्य मुद्रास्फीति कहा जाएगा। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मुद्रास्फीति। कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है? चलिए, इन्फ्लेशन, देखिए एक तो अगर हम इसे कॉन्सेप्ट को समझें इन्फ्लेशन को, और दूसरी है इन्फ्लेशन कितना या कैसे कम या ज्यादा मात्रा की बात करेंगे हम। दोनों आधारों पर देखें तो अवधारणा के आधार पर एक टाइप होता है डिमांड इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं मांग प्रेरित, लिख लीजिएगा इसको, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और तीसरा होगा सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन, मतलब कि आपूर्ति मुद्रास्फीति। ये तो हो गया अवधारणा के रूप में डिमांड, कॉस्ट पुश और सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन। जब मात्रा के पर्सपेक्टिव में आते हैं तो हम देखते हैं पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा आएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन, टहलती हुई मुद्रास्फीति, टहलती हुई मुद्रास्फीति। फिर आएगा रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और 7 नंबर में आएगा रनवे, ओके, यानी कि सरपट दौड़ती हुई, रनवे इन्फ्लेशन, सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति। ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मुद्रास्फीति कितने प्रकार की हैं मुद्रास्फीति। अब हम सबसे पहले समझेंगे डिमांड इन्फ्लेशन। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनको आप स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डिमांड इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति, ओके। जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि जब किसी भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाए, जब वस्तुओं की खपत बढ़ जाए, लेकिन किसी भी कारण से इस प्रकार की जो आपूर्ति है
अर्थव्यवस्था में वो पूरी ना हो पाए और इस वजह से महंगाई बढ़ जाए, उसी को कहते हैं मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, ठीक है ना, मांग प्रेरित, कुछ मिसप्रिंट है इसमें देख लीजिएगा, मांग प्रेरित, उसके बढ़ने के क्या कारण है? देखिए कैसे बढ़ेगी मांग, अगर आपकी आय बढ़ा दी जाए, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो एक तो यही कारण है कि आय का बढ़ जाना, इससे डिमांड इन्फ्लेशन बढ़ता है। या फिर सरकार जो अपना सरकारी व्यय है, सार्वजनिक व्यय है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दे, यानी कि योजनाओं में पैसा ज्यादा डाल दे, तो क्या होगा कि इससे भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा किसके पास जाएगा? लोगों के पास जाएगा। और लोग कहां जाएंगे? मार्केट में जाएंगे। और मार्केट में क्या करेंगे? वस्तुओं का जो परचेस करेंगे, वस्तुओं की परचेस करेंगे तो जो सप्लाई है उस पर दबाव बनेगा और डिमांड बढ़ी हुई होगी, तो यही है डिमांड इन्फ्लेशन। इसके अलावा जनसंख्या का बढ़ना, ज्यादा जनसंख्या का होना, ज्यादा डिमांड का होना, तो ज्यादा बड़ी जनसंख्या का बढ़ना भी डिमांड इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। आधुनिकीकरण का बढ़ना, आपको पता है कि रोज नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को चाहिए, तो इससे क्या होता है? लोगों में डिमांड अपने आप बढ़ती है। आज आपने मान लीजिए कोई स्पीकर खरीदा, आपने कोई रेडियो, पुराने समय में देखा होगा कि आपने मान लीजिए कोई म्यूजिक सिस्टम खरीद लिया, तो पहले वो बड़े बड़े से म्यूजिक सिस्टम आते थे, फिर वो कैसेट वाले म्यूजिक सिस्टम आए, फिर डीवीडी वाले, सीडी वाले म्यूजिक सिस्टम आए, फिर डीवीडी वीसीआर आया, फिर डीवीडी वाले आए। आज देखिए और नई आधुनिक तकनीकें आ गई हैं। तो धीरे धीरे क्या करता है? यही तो डिमांड को क्रिएट करता है, नई तकनीकें, यानी कि जो आधुनिकीकरण है ये डिमांड को बढ़ाता है। फिर पर्यावरण के मानकों का बदल जाना, जैसे अभी आपने देखा BS6 गाड़ियों में लागू कर दिया गया, जो कार है, जो मोटर व्हीकल है, उनमें BS6 मानक लागू कर दिए गए 2020 से। तो जैसे ही BS6 मानक लागू किए गए, लोगों की डिमांड फिर से बढ़ने लगी, उन्होंने पुराने जो इंजन थे या पुरानी जो चीजें थी वो हटने लगी। अभी देखिए जैसे दिल्ली सरकार ने ही कहा कि 10 साल से पुराने वाहन जो कॉमर्शियल व्हीकल है, 15 साल से पुराने वाहन, उनको हम दिल्ली में एंट्री ही नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि इन व्हीकल्स को बाहर करना पड़ेगा, नई जो पर्यावरण मानक है उनके अनुसार हमें व्हीकल्स को खरीदना पड़ेगा। फिर जैसे कहीं पर डीजल के वाहनों की रोक लग गई तो वहां CNG वाहनों को बढ़ावा दिया गया। तो ये क्या है? ये पर्यावरण मानकों के बदलने से भी डिमांड की इन्फ्लेशन या मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। मार्केट में ब्लैक मनी बढ़ जाए या इकोनॉमी में ब्लैक मनी बढ़ जाए तब भी डिमांड बढ़ती है। ब्लैक मनी बढ़ने से कैसे डिमांड बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा ब्लैक का ज्यादा आएगा। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी का सीधा कंसेप्ट है कि जिस पर भारत सरकार को टैक्स ना दिया जाए, वही ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कोई काला पैसा नहीं होता है कि आप समझे कि वो काले प्रकार का कोई पैसा है, वो ब्लैक कलर है उसका, तो उसको ब्लैक मनी कहते हैं। नहीं, ब्लैक मनी वो है जिस पर भारत सरकार को पैसा ना दिया जाए, वही है ब्लैक मनी। ओके, तो ब्लैक मनी अगर मार्केट में बढ़ती है तब भी डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है तब भी डिमांड इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस प्रकार कई कारण हो सकते हैं जो अर्थव्यवस्था में मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि निम्न में से कौन सा किस प्रकार के इन्फ्लेशन को बढ़ाने में या घटाने में काम आता है या नहीं आता है, या मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं, या मुद्रास्फीति की जो आप कह सकते हैं कि प्रभाव क्या है। तो इन सब की चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। ओके, फिर बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की। ये कब होती है? जबकि अर्थव्यवस्था में कच्चे माल व वस्तुओं की लागत बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। ओके, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के जो लागत ही बढ़ जा रही है तो फिर क्या होगा कि लागत बढ़ने से भी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगेंगे। फिर आता है आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति, सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन। अगर किसी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति प्रभावित हो जाए या बाधित हो जाए, आप इसको बाधित भी कह सकते हैं, इसके कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो उसे आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति
कहते हैं। भारत में आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई? किस किस कारण से आपूर्ति बाधित होगी या प्रभावित होगी? अगर जमाखोरी बढ़ जाए, जमाखोरी बढ़ जाएगी तो आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी। आपूर्ति प्रभावित होगी तो मार्केट में जो भी सामान है या जो भी प्रोडक्ट है वो उतने ही बचेंगे। अब जब आपूर्ति कम है और सप्लाई हमें ज्यादा देनी है, जैसे कि लॉकडाउन के समय कई जगह हुआ, कई बार ये देखा गया कि आपूर्ति प्रभावित हुई। जैसे ही आपूर्ति प्रभावित हुई तो चीजों के दाम बढ़ने लगे, ठीक है ना। तो ये जो जमाखोरी है ये भी क्या करती है? आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। काला बाजार, तस्करी, हमारी जो एग्जिम यानी कि जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये अगर सही नहीं है तब भी आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भर होना भी एक आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति का कारण है। ये भी आपूर्ति में बाधा डालती है। आपको पता है कि भारत में बड़ी जो क्षेत्रफल है कृषि का, जो सिंचित कृषि है, उसका एक बड़ा क्षेत्रफल सिर्फ मानसून पर निर्भर है। और अगर मानसून थोड़ा सा भी अप एंड डाउन करता है तो फिर भारतीय कृषि जो उसकी फसल है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब जब फसल पर प्रभाव पड़ेगा तो फसल का उत्पादन घटेगा, उसकी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ने से क्या होगा? जो प्रोडक्ट है यानी कि जो वस्तुएं हैं वो कम हो जाएंगी, तो इनका डिमांड बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ये जो बाधा आई है मानसून के कारण, ये क्या करेगी? आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति बना देगी। आधारभूत संरचनाओं का कमजोर होना, मान लीजिए टमाटर महाराष्ट्र से चला, किसी कारण से 2 दिन लग गए उसको कानपुर तक पहुंचने में या प्रयागराज तक पहुंचने में, ठीक है। तो अब आप समझिए ये कच्चा माल है। अगर सही जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, या फिर जो ट्रक में फैसिलिटीज दी गई हैं, ठीक है ना, वो ठीक नहीं है, मान लीजिए ट्रक फ्रीजर वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये टमाटर टोमेटो खराब हो जाएंगे। या फिर आपकी जो आने की जो रास्ता है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप 18 घंटे में आ गए, तो आपका प्रोडक्ट सेफ है और आपने उसको मंडी में निकाल दिया और मंडी के बाद उपभोक्ताओं तक पहुंच गया। समझ गया ना। तो इसलिए आधारभूत संरचनाओं का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है ताकि आपूर्ति को बाधित जा सके। फिर तकनीकी और कुशलता की कमी और R&D का कम होना, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कम होना, ये सब आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति के कारण है। नेक्स्ट है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? जब किसी देश की मुद्रास्फीति 0 से 3% के बीच में होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब कि जब मुद्रास्फीति की दर बहुत कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब धीरे 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 मुद्रास्फीति बढ़ रही होती है, ठीक है। ऐसी मुद्रास्फीति विकसित देशों में, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनमें बेसिकली पाई जाती है। और ऐसी मुद्रास्फीति जैसी कि हम सोचते हैं उसी के आशा के अनुरूप होती है, आशा के अनुरूप, जैसा कि हम चाहते हैं वैसी ही ये मुद्रास्फीति होती है। क्यों? क्योंकि विकसित देशों में ज्यादा मुद्रास्फीति इसलिए नहीं बढ़ती है, इस प्रकार की मुद्रास्फीति होने का कारण रहता है कि वहां पर मांग बढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि लगभग सभी लोगों के पास वहां की आवश्यक वस्तुएं उनके पास हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां मांग बढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन 2 तरीकों से उनकी मांग को बढ़ाया जा सकता है विकसित देशों में। पहली तरीका है कि या तो वहां कोई आपदा आ जाए, आपदा आएगा तो बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होगी। जब जन और धन की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी हानि होगी तो दोबारा से उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा, या फिर कोई तकनीकी चेंज आ जाए जिसके लिए कंपनियां बार बार R&D करती रहती हैं, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो तकनीकी चेंज होने से भी बस डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा उपाय है कि जब दूसरे देशों से कोई संधि और समझौता कर लिया जाए ताकि दूसरे देशों में अपने माल को निर्यात किया जा सके, जैसे FTA, मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का कोई संधि समझौता किया जाता है तब भी विकसित देशों की डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। फिर है वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब किसी देश की मुद्रास्फीति 3 से 7% प्रतिवर्ष के बीच में होती है तो उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब कि थोड़ी सी ज्यादा।
फिर रनिंग इन्फ्लेशन होती है 7 से 20% के मध्य पाई जाने वाली मुद्रास्फीति को रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह सामान्यतः उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है, जैसे कि भारत में जो फूड इन्फ्लेशन है यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति है, इसी दायरे में आती है, रनिंग इन्फ्लेशन के दायरे में आती है। अब जो हमारी अगली मुद्रास्फीति है वो है रनवे मुद्रास्फीति। कौन सी? रनवे। इसके दो पार्ट हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति, और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि अति मुद्रास्फीति। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है? यह अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति होती है जो सामान्यतः 2 या 3 अंक की हो सकती है, जैसे 20% से ज्यादा, ठीक है ना, 2 अंक से, या 100%, 150%, 200%, इतनी मुद्रास्फीति जब प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ती है तो उसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि 1970s के दौर में जब वॉशिंगटन डिक्लेरेशन आया था, उसी के समय में जो अर्जेंटीना, जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, अर्जेंटीना, चिली, है ना, ब्राजील जैसे देशों, लैटिन अमेरिकी देशों में 50 से 100% तक की मुद्रास्फीति बढ़ी थी। फिर अति मुद्रास्फीति क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? इस मुद्रास्फीति का रूप बड़ा होता है और बढ़ता रहता है, जिसकी वार्षिक दर होती है वो अरबों खरबों में बढ़ जाती है। ऐसी मुद्रास्फीति ना तो सिर्फ बड़ी होती है बल्कि बहुत कम समय में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती है, मतलब रातों रात मूल्य कई गुना बढ़ जाते हैं, उसी को कहते हैं अति मुद्रास्फीति। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1920 में जर्मनी का, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की हालत बनी तो वहां पर जो मुद्रास्फीति थी बहुत तेजी से अरबों खरबों गुना बढ़ गई, ठीक है ना। तो हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। इसके बाद मुद्रास्फीति के कुछ और वेरिएंट भी हैं जिनकी चर्चा कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक है बॉटल नेक इन्फ्लेशन यानी गत्यावरोध मार्गावरोध मुद्रास्फीति, या तो गत्यावरोध कह दीजिए या मार्गावरोध मुद्रास्फीति आप कह सकते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इस प्रकार की मुद्रास्फीति तब आती है जब आपूर्ति में अचानक से गिरावट आ जाए, जबकि जो मांग है वो अपने पुराने स्तर पर बनी रहे। कोई भी ऐसा कारण बन जाए जो क्या करे कि आपूर्ति को अचानक से घटा दे, ठीक है ना, और मांग अपने पुराने स्तर पर बनी रहे, ऐसी ही मुद्रास्फीति को बॉटल नेक मुद्रास्फीति कहते हैं। अब कैसे आएगी इस तरह के अचानक से आपूर्ति में गिरावट? इसलिए आएगी क्योंकि आपूर्ति पक्ष में अगर कुछ रुकावटें आ जाएं या कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाए। इसका मतलब क्या है कि कोई स्ट्रक्चरल जो समस्या है वो सामने आ जाए, तो इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस में आएगी? ये मांग जनित मुद्रास्फीति में आएगी। क्यों? क्योंकि मांग अपने पुराने स्तर पर है और आपूर्ति प्रभावित हो गई है। फिर है मर्म मुद्रास्फीति। मर्म का मतलब क्या है? कोर इन्फ्लेशन। ओके, कोर। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में लोकप्रिय कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाने के सामानों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी को दिखाती है। ध्यान रखिएगा, ये कोर इन्फ्लेशन मतलब कि अगर हम एनर्जी प्लस फूड को छोड़ दें तो जो भी अन्य वस्तुएं और सेवाएं होंगी उनके दामों में जो बढ़ोतरी होती है उसे कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। इस अवधारणा को 2000-2001 में पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की माप खाद्य सामग्रियों, ईंधन एवं प्रकाश, परिवहन एवं संचार जैसी मदों को बाहर या एक्सक्लूड करके की जाती है। तो कोर इन्फ्लेशन समझ में आ गया आपको। फिर बात करते हैं फिलिप्स चक्र की। फिलिप्स जो चक्र है, वक्र कह सकते हैं, फिलिप्स कर्व, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के वक्र हम पूरे साथ आपको पढ़ा देंगे। जितने भी पूरी इकोनॉमी में कुछ जो कर्व हैं 5-8 वो हम आपको पूरे एक साथ पढ़ा देंगे। ये वक्र क्या करता है? फिलिप्स वक्र ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। ये वक्र कहता है कि अगर मुद्रास्फीति कम रहेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, यानी कि इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, मुद्रास्फीति घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये कहता है। 1960s के दशक में इस कंसेप्ट को अपनाया गया। हालांकि एक सीमा के बाद फिलिप्स जो कर्व है वो अपनी जो प्रासंगिकता है उसे खो देता है।
ये एक बेसिकली जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर ये कंसेप्ट लागू होता है। फिर है प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति यानी कि रिफ्लेशन। इस प्रकार की मुद्रास्फीति सरकार द्वारा बेरोजगारी घटाने तथा मांग बढ़ाने के लिए जानबूझकर लाई जाती है। क्या करने के लिए? बेरोजगारी घटाने के लिए और मांग बढ़ाने के लिए, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सके या उसकी बढ़ी हुई दर को प्राप्त किया जा सके। उसे ही कहते हैं प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। सरकार इसके लिए अपने जो सरकारी वहन है उनको बढ़ाती है, कर में कटौती करती है ताकि लोगों के पास पैसा रहे, ब्याज दरों में कटौती करती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कर्ज ले सकें। ठीक है ना। तो इस प्रकार के टूल्स का जब वो सरकार इस्तेमाल करेगी तो प्रतिसार जन्य जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या है कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ती है, इससे अतिरिक्त मुद्रा को छापा जाता है, सरकार वेतन बढ़ा देती है। तो लेकिन अब इन चीजों से बेरोजगारी में कोई सुधार नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसी को एक तर्क से और समझा जा सकता है, इसी रिफ्लेक्शन को, कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो या मंदी चक्र से कोई देश की अर्थव्यवस्था गुजर रही हो तो सरकार मंदी से निकालने के लिए कुछ नीतिगत निर्णय लेती है तथा कुछ वस्तुओं के मूल्य में अचानक तथा अस्थायी रूप से वृद्धि हो जाती है। तो इसे प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति भी कहते हैं कि जब सरकार मंदी की स्थिति से निकलने के लिए या उबारने के लिए कुछ वस्तुओं के मूल्य में अचानक या तथा अस्थायी रूप से वृद्धि हो जाए तो इसे प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति भी कहते हैं। स्थगन जन्य मुद्रास्फीति क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? यह वह स्थिति होती है जब मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दोनों अपने उच्च स्तर पर होते हैं। स्टैगफ्लेशन यानी कि स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। ओके। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी इसमें दोनों अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। फिर एक कंसेप्ट है मुद्रास्फीति लक्ष्यन का, यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसका मतलब क्या है कि जब कोई सरकार मुद्रास्फीति की औपचारिक घोषणा करती है कि वो इस वित्तीय वर्ष में वो इतनी मुद्रास्फीति को रखेगी या किसी भी देश में इतनी मुद्रास्फीति को रखना या इतने % तक मुद्रास्फीति को रखने का लक्ष्य बनाया जाता है। तो मतलब क्या है कि जब मुद्रास्फीति के औपचारिक लक्ष्य की घोषणा की जाती है तो इसी को मुद्रास्फीति लक्ष्य भेदन कहते हैं या लक्ष्यन कहते हैं। इसे आरबीआई, जैसे भारत में आरबीआई है, वैसे किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा उसकी मौद्रिक नीति के तौर पर इसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग को घोषित किया जाता है। भारत में इसे 2015 से औपचारिक रूप से लक्ष्य बनाया गया है। इसको लेकर भारत सरकार और आरबीआई ने प्रॉपर एक समझौता किया था 2015 में, जिससे इसकी औपचारिक लक्ष्य की घोषणा की जाने लगी। इसके औपचारिक लक्ष्य की घोषणा करने का उद्देश्य क्या है कि इसका एक और प्राथमिक उद्देश्य, मौद्रिक नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है मूल्यों को स्थिर रखना, ताकि हमें पता चल सके कि हम कितनी हद तक महंगाई को बढ़ा सकते हैं और कब तक उसे कंट्रोल करना है, किस स्तर तक कंट्रोल करना है। और दूसरी बात कि अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है या रेट घट रहे हैं तो दूसरी ओर हम वृद्धि के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखें कि किस स्तर तक की मूल्य वृद्धि हमें रखनी चाहिए। तो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यन के उद्देश्य हैं। 2015 से हमने इसकी घोषणा करना शुरू कर दी। जैसे रिजर्व बैंक ने जो सीपीआई है, कंज्यूमर जो इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसके तहत 6% इसको नीचे रखने का लक्ष्य रखा है। ठीक है ना। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक संचालन लक्ष्य यानी कि ऑपरेटिंग टारगेट को प्रकाशित करेगा, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण करेगा, और ताकि इस नीति जो लक्ष्य है, जैसे 6% का लक्ष्य रखा है, इसको प्राप्त कर सके। हर 6 महीने में आरबीआई एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा जिसमें 2 बातों का ध्यान रखा जाएगा। एक तो मुद्रास्फीति का सोर्स क्या है, और दूसरा 6 से 18 माह के भीतर जो मुद्रास्फीति आगे आने वाली है उसकी भविष्यवाणी करना। ये आरबीआई के 2 कार्य हैं जो अपनी रिपोर्ट में वो आगे लाएगा। फिर है तिरछी मुद्रास्फीति। ये बेसिकली भारत से ही कंसेप्ट निकल कर आया है, इंडिया से। तिरछी मुद्रास्फीति आमतौर पर मुद्रास्फीति तथा सापेक्षिक मूल्य वृद्धि में अंतर देखने को मिलता है। पहले तो आप ये कंसेप्ट समझिए क्या होते हैं दोनों। मुद्रास्फीति क्या है कि किसी वस्तु का स्थिर एवं सतत मूल्य वृद्धि होना, जबकि सापेक्षिक मूल्य का मतलब क्या है कि एक विशेष वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में
जो मूल्य वृद्धि होती है वो हो जाना, सारी वस्तुओं में सतत वृद्धि ना होना, किसी छोटी वस्तु समूह में मूल्य वृद्धि का हो जाना। लेकिन एक तीसरी घटना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलती है, जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ एक निश्चित समय अवधि में बिना किसी पारंपरिक अभिधान यानी कि ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन के मूल्य वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब कि कोई एक हमारा फिक्स्ड जो डेस्टिनेशन होता है वो नहीं होता है, और हमें छोटे समूह या वस्तुओं में भी कंटिन्यूअस एक निश्चित समय, एक पर्टिकुलर समय के लिए हम उसको फिक्स नहीं कर पाते हैं और उसमें मूल्य वृद्धि देखने को हमें मिलती है। यही है स्क्यूफ्लेशन यानी कि तिरछी मुद्रास्फीति। ठीक है, जो तुलनात्मक अर्थव्यवस्था है उसमें ये एक नया शब्द जोड़ा गया है और इसका औपचारिक उल्लेख भारत सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 में किया था। तो समझ गए, देखिए दो प्रकार के होते, एक तो मुद्रास्फीति जो सतत मूल्य बढ़ने लगे, सापेक्षिक मूल्य वृद्धि, किसी वस्तु या छोटी वस्तु जो समूह है उनका अचानक से मूल्य वृद्धि हो जाए। लेकिन जो तिरछी मुद्रास्फीति है इसके अंतर्गत क्या आएगा कि किसी छोटे समूह में एक उसकी कोई निश्चित सीमा ना रहे, ठीक है ना, और कोई पारंपरिक डेस्टिनेशन हो कि भाई यहां इतना हमें लक्ष्य बनाया है तो हमें यहां तक इसको पाना है, नहीं, और उस छोटे समूह की जो वस्तुएं हैं उसमें पूरी जो वृद्धि है निरंतरता के साथ बनी रहे, उसके मूल्य वृद्धि होती रहे, यही है तिरछी मुद्रास्फीति। ओके, नेक्स्ट इसको ऐसे समझिए, उदाहरण के लिए भारत में मुद्रास्फीति का तिरछापन या टेढ़ापन 2010 के शुरुआती महीनों में देखने को मिलता है। इस तथ्य से स्पष्ट था कि अनाजों के मूल्य में वृद्धि 20% की सीमा पार कर गई, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि केवल 11% थी, और जबकि 2011 की अर्थव्यवस्था में 9% ही थी। बात समझ गए आप कि अनाजों की मूल्य में जो वृद्धि थी वो 20% तक पार कर गई, लेकिन जब WPI में मूल्य वृद्धि निकाली गई तो 11% ही थी। ठीक है, और जब हम अगले वर्ष की जो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि को मापे, मुद्रास्फीति के दर को लाए तो 9% ही निकली। तो इसका मतलब क्या है, जो 20% की मूल्य वृद्धि है वो इकोनॉमी में एक टेढ़ापन ला रही है, जो अचानक से एक बिना निश्चित समय के कुछ छोटी वस्तुओं के, जैसे अनाज है तो एक वस्तु के मूल्यों में अचानक से वृद्धि या निरंतर वृद्धि करती चली जा रही है। फिर बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। कल भी हमने इसकी बात की थी, यहां मुद्रास्फीति में भी इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इस अवधारणा के माध्यम से आधार वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष पर स्थिर मूल्यों की गणना की जाती है, तथा चालू वर्ष के मध्य जीडीपी में मुद्रास्फीति की वृद्धि के कारणों में को निकालते हैं या इनके वृद्धि का आकलन करते हैं, इसी को जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। इस कारण इस अवधारणा का प्रयोग मुद्रास्फीति की माप के लिए किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर से क्या मापा जाता है, मुद्रास्फीति को मापा जाता है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेटर देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, चालू मूल्यों पर जीडीपी अपॉन स्थिर मूल्यों पर जीडीपी इंटू 100। हालांकि मुद्रास्फीति मापने के अन्य सूचकांक भी हैं, जैसे WPI, CPI, ठीक है ना, लेकिन इन सूचकांकों के अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना संभव नहीं हो पाता। जैसे थोक मूल्य सूचकांक में सेवाएं शामिल नहीं हो पाती हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो गृहस्थों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि खुदरा मूल्यों को प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं। चलिए अब समझते हैं थोक मूल्य सूचकांक क्या है। क्या है थोक WPI? यह भारत में सबसे अधिक प्रचलित या इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है, इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक की सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है, और जबकि हम मुद्रास्फीति की जो माप है वो थोक मूल्यों पर करते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आ जाता है। ओके, अब इसका आधार वर्ष 2011-12 है। आधार वर्ष कितना है, 2011-12। टोटल इसमें 3 समूह होते हैं, प्राथमिक, ईंधन और ऊर्जा, और विनिर्माण उत्पाद।
टोटल 697 वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं, ईंधन ऊर्जा में 16 वस्तुएं और विनिर्माण उत्पाद सबसे ज्यादा है 564। टोटल 697 जो वस्तुएं हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। अच्छा, आधार वर्ष इसका 2011-12 है। साथ ही सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और आईआईपी का भी जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक में इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल नहीं किया जाता है और इसका प्रयोग गणना जो करते हैं वो गुणात्मक माध्य के माध्यम से करते हैं। खाद्य पदार्थों यानी प्राथमिक समूह, खाद्य उत्पादों यानी कि विनिर्मित उत्पादों को सम्मिलित करके पहली बार थोक खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स की शुरुआत भी की गई है। ओके, जिसमें प्राथमिक और विनिर्मित उत्पादों को मिक्स कर दिया गया है, यानी कि 117 और 564 जो वस्तुएं हैं उनको शामिल कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल 3 कैटेगरी होती हैं, प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा ईंधन और ऊर्जा, और तीसरी ये पूछ लिया जाता है टोटल WPI कितनी वस्तुओं पर निकलता है, कितनी प्राथमिक वस्तुओं पर निकाला जाता है। तो 117 प्राथमिक वस्तुएं, टोटल 697 वस्तुएं। ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। फिर हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है, छोटी छोटी कंसेप्ट है। सभी मदों को शामिल करते हुए जब मुद्रास्फीति की गणना की जाए तो उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। कोर मुद्रास्फीति खाद्य व ईंधन की वस्तुओं को निकाल दें और अन्य सभी की गणना साथ में करें तो उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसे ही रेजिडेक्स ये क्या करती है, ये आवासीय संपत्तियों की जो उतार चढ़ाव है कीमतों में उसको मापने का काम करती है। इसको रेजिडेक्स को 2001 इसका आधार वर्ष है और इसे नेशनल हाउस बैंक द्वारा NHB के द्वारा बनाया गया है। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं, यानी कि CPI की बात करते हैं। ये क्या है, भारत में मुद्रास्फीति की जो माप है उसे थोक मूल्य सूचकांक के अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भी किया जाता है। लेकिन चूंकि देश में उपभोक्ताओं की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो अलग अलग है, कहीं पर रिच लोग हैं, कहीं पर गरीब लोग हैं, तो सबकी अपनी सामाजिक और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। इस वजह से सबका जो उपभोक्ता होने का लेवल है वो अलग अलग है। तो भारत में 4 प्रकार की उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 औद्योगिक श्रमिकों का, यानी कि इसको CPI IW कहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर। कृषि मजदूरों का इसको CPI AL एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं। ग्रामीण मजदूर इसको CPI RL कहते हैं, रूरल लेबर। और CPI ग्रामीण और शहरी, ओके, इसको मापा जाता है। इनमें से जो प्रथम 3 हैं यानी कि CPI IW, CPI AL और CPI RL, इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, जबकि चौथे को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको निकाला जाता है। इसका आधार वर्ष है CPI को निकालने का 2012। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य, दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में थोक मूल्यों से यह पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर, एक सैंपल को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके पश्चात एक आधार वर्ष तय किया जाता है, जैसे आपको पता है इसका 2011-12 है, जिसके सापेक्ष वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई की गणना की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में मुद्रास्फीति की माप खुदरा मूल्यों के स्तर पर की जाती है, जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यह पद्धति आम उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर करती है। WPI आधारित मुद्रास्फीति की माप उत्पादक स्तर पर की जाती है। कहां पर की जाती है WPI की? उत्पादक के स्तर पर की जाती है, जबकि CPI की जो माप है उसे उपभोक्ता के स्तर पर किया जाता है। दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को मापते हैं। दोनों सूचकांक अलग अलग होते हैं। इनमें भोजन, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं के भारांक निर्धारित होते हैं। WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
जबकि सीपीआई में सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। अप्रैल 2014 में आरबीआई ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में सीपीआई को अपनाया है। 2014 से किसको अपना लिया गया है? सीपीआई को भी अपना लिया गया है। ऐसा मत सोचिए कि डब्ल्यूपीआई को छोड़ दिया गया है। फिर अब एक नया मूल्य सूचकांक लाने की कोशिश की जा रही है, उत्पादक मूल्य सूचकांक, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति की माप के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई को थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से बेहतर माना जाता है। जहां पीपीआई मूल्य परिवर्तन को उत्पादकर्ता के रूप में मापता है, वहीं सीपीआई उपभोक्ता और डब्ल्यूपीआई थोक मंडियों के परिप्रेक्ष्य में मापता है। ये कहां से पीपीआई मापता? सीधे जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से ये महंगाई को मापेगा। ठीक है, तो पीपीआई में क्या होगा? केवल मूल दामों को शामिल किया जाएगा। वहां पर अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी जो चीजें होती हैं, या जो ट्रेड मार्जिन होता है, व्यापार में जो मार्जिन लोग ले लेते हैं ट्रेड मार्जिन, उसको शामिल नहीं किया जाएगा, उसे इससे अलग रखा जाएगा। फिर जब आप उत्पादकर्ता के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन को भी शामिल नहीं किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन को भी अलग रखा जाएगा। ठीक है ना, तो पीपीआई को ज्यादा अच्छा बेहतर सूचकांक माना जा रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ओके, तो ये तो हो गए हमारे कुछ विशेष प्रकार के या कितने प्रकार की जो मुद्रास्फीति हो सकती थी, वो सब की चर्चा हमने यहां पर कर ली है। अब बात करते हैं मुद्रा अविस्फीति की। ओके, किसकी बात करेंगे? मुद्रा अविस्फीति की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। ये शुरू करने से पहले चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। ठीक है ना, डिफ्लेशन क्या होता है? देखिए, डिफ्लेशन होता है मुद्रा के मूल्य में होने वाली लगातार कमी और मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली लगातार वृद्धि। यानी कि जो आप मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे उससे ठीक उल्टा। ठीक है ना, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में होने वाली लगातार वृद्धि और मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली लगातार गिरावट। मुद्रास्फीति ठीक उल्टा है, अपोजिट टू इन्फ्लेशन, अपोजिट टू इन्फ्लेशन। मुद्रा अविस्फीति, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन अपोजिट डिफ्लेशन। तो मुद्रा के प्रसार में लगातार कमी आए, लोगों के पास मुद्रा कम हो जाए और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसमें लगातार वृद्धि होने लगे, यानी कि चीजें सस्ती होने लगे। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों स्थिति एक साथ पाई जाती हैं तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। मुद्रा स्थिति की दशा में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में गिरावट आती है और जिससे आर्थिक गतिविधियां कम होने लगती हैं। ठीक है, तो डिफ्लेशन में क्या होगा? एक इकोनॉमिक साइकिल होती है। इकोनॉमिक साइकिल के अंतर्गत 4 प्रकार की जो साइकिल्स आ जाती हैं डिफ्लेशन में। एक तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन हो सकता है, इकोनॉमिक रिसेशन हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि आर्थिक मंदी की भी स्थिति आ सकती है। ओके, चलिए अब एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन किसे कहते हैं? यानी कि जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के में रखे गए लक्ष्यों को पूरा ना कर पाए हम और उससे कम आर्थिक समृद्धि रह जाए तो ऐसी दशा को इकोनॉमिक स्लोडाउन कहा जाता है। कई बार हमने 5 ईयर प्लान्स में अपने आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित किया लेकिन कई बार नहीं पा पाए हम, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो क्या होगा कि इसी को हम इकोनॉमिक स्लोडाउन कहेंगे। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके? देखिए, जैसे ब्याज का बढ़ जाना। जब ब्याज बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास लिक्विडिटी कम होगी, और लोगों के जब ब्याज बढ़ जाएगा तो लोग सिर्फ लोन ही कम नहीं लेंगे, अपने सेविंग को भी बैंक्स में ज़्यादा रखेंगे, तो उनके पास लिक्विडिटी घट जाएगी। जब लिक्विडिटी घट जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, जब मांग कम हो जाएगी तो डिमांड बचेगी ही नहीं। तो यही है इकोनॉमिक स्लोडाउन। मुद्रास्फीति, बचत का प्रभावित होना, आधारभूत संरचनाओं का पर्याप्त ना होना, कच्चे माल का ना होना, भविष्य को लेकर रोमांचित ना होना, तो ये सारे कारण हैं जिससे इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि रोजगार घटने लगता है, रोजगार की दर घटने लगती है और जो
आपूर्ति है यानी कि जो सप्लाई है वो घटने लगती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता है, मंदी सुस्ती आने लगती है इकोनॉमी में। इन सभी दशाओं में डिसइंफ्लेशन की दशा बनती है, अर्थात निवेश निकलने लगता है चूंकि आर्थिक सुस्ती आने लगती है, और आर्थिक सुस्ती के कारण मुद्रास्फीति को डिसइंफ्लेशन कहा जाता है। ओके, तो इसे को कहते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन। फिर आते हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बहुत अधिक घट जाती है लेकिन शून्य व निगेटिव नहीं होती है। घट जाती है, शून्य और जीरो हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 1% हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं होगी और निगेटिव नहीं होगी। आईएमएफ के अनुसार जब आर्थिक समृद्धि 30% तक घट जाए तो उसे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की श्रेणी में लाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? जॉबलेस ग्रोथ होगी और स्टैग्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, मतलब कि आर्थिक ठहराव। इकोनॉमिक रिसेशन अगला चरण है इसका, इकोनॉमिक रिसेशन का। इसमें क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर शून्य पे हो जाए या फिर नकारात्मक हो जाए, उसी दशा को इकोनॉमिक रिसेशन के नाम से जानते हैं। भारत में इकोनॉमिक रिसेशन 1950 के बाद कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कभी जीरो नहीं हुई और कभी भी हम माइनस में नहीं गए। आप कभी की भी इकोनॉमिक चाहे आज़ादी के बाद की भी जो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है या पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य रहे हैं आप उनको देख लीजिएगा, तो हम हमेशा पॉजिटिव में ही रहे हैं, यहां तक कि शून्य में भी नहीं आए। अच्छा, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है जब हम वीआरएस को लागू कर दे, कोई इकोनॉमी यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को लागू कर दे, लोगों को बलात् छटनी करने लगे, लोगों की छटनी शुरू कर दे। हालांकि अभी बलात् छटनी नहीं है, लोगों को वॉलंटरी कहा जाता है कि आप रिटायरमेंट ले लें। क्यों? क्योंकि सरकार के पास उनको देने के लिए ना तो सैलरी होती है, ना वेतन होता है, ना अन्य जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं उनको देने के लिए पैसा होता है। फिर आती है इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति, आर्थिक मंदी की स्थिति। ये क्या है? देखिए, इकोनॉमिक रिसेशन में अगर फोर्स लेबर कट को जोड़ दें और मॉनेटरी पॉलिसी को जो फेल हो रही है उसको जोड़ दें तो ये वही होती है इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि आर्थिक मंदी। रिसेशन की स्थिति तो आ ही जाए, लोग वीआरएस तो लेने ही लगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम तो लेने ही लगे, साथ में सरकार को फोर्स लेबर कट करना पड़े और मॉनेटरी पॉलिसी फेल कर जाए, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होगी किसी देश को, वो आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाती है। पहली बलात् छटनी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का फेल होना। इसके कुछ उदाहरण हैं आर्थिक मंदी के, जैसे 2007 में सब प्राइम क्राइसिस आया यूएसए में, एक बड़ी मंदी आई, उसका असर 2008-9 तक दिखाई, पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिला, भारत में भी इसका असर देखने को मिला। 2010 में यूरोपियन सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस आया ईयू का, 2014 में रशियन क्राइसिस आया यूक्रेन मुद्दे को लेकर, और 2015 में चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया। ये सब आर्थिक मंदी के एग्जाम्पल हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब देखिए, अगर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो फिर कोई भी सरकार एक बेल आउट पैकेज जारी करती है। क्या होता है बेल आउट पैकेज? मंदी से निपटने के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है उसी को बेल आउट पैकेज कहते हैं। जैसे कि यूएसए में जब सब प्राइम क्राइसिस आया तो यूएसए गवर्नमेंट ने एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की थी, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है बेल आउट पैकेज। अब मुद्रास्फीति की समस्या अगर आ जाती है, मुद्रास्फीति होती है तो उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, इसको एक लाइन में या कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये पॉइंट दिए गए होते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुद्रास्फीति से क्या हानि है? एक तो निश्चित जिनकी आय होती है उस वर्ग को नुकसान होता है, जैसे सैलरी वाला जो वर्ग है, क्योंकि उसकी महंगाई के हिसाब से उसकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती है। ओके, गरीब वर्ग को नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि उसको जो ब्याज मिलेगा, लोन मिलेगा, वो महंगा मिलेगा, उसके लिए वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और उसकी आय सीमित होती है,
कल्याणकारी कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ने से क्या होगा, जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऋण देने वाली संस्थाओं को नुकसान हो जाएगा, जैसे बैंकिंग क्षेत्र है इसको नुकसान होगा। ओके, जो भी ऋण देता है उसको नुकसान होगा, लेकिन जो ऋण लेता है उसको फायदा होगा। सामान्यतः निवेश को हानि होती है, इन्वेस्टमेंट घटने लगता है निवेशकों को, लेकिन जो बड़े निवेशक होते हैं उनको लाभ होता है। श्रमिकों को नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, सरकार का व्यय, सार्वजनिक व्यय बढ़ने लगता है, जिससे फिजिकल डेफिसिट की समस्या बढ़ने लगती है और रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ता है। ओके, उत्पादन और आपूर्ति की लागत बढ़ जाती है मुद्रास्फीति बढ़ने से। अपराध बढ़ने लगता है, क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ने लगती है तो लोगों के पास पैसा नहीं घट रहता है, तो वो अपराध की प्रवृत्तियों में शामिल होने लगते हैं। जीवन की गरिमा प्रभावित होती है, भूखमरी और कुपोषण की समस्या, गरीबी की समस्या बढ़ने लगती है। पर्यावरण का भी जो ह्रास है वो बढ़ने लगता है। ये तो मुद्रास्फीति से होने वाली समस्याएं हैं। तो आप इसको सही से इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको रट लीजिएगा, ठीक है, या इसको समझ ही ले होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस में आराम से इनको टैकल कर पाएंगे कि मुद्रास्फीति से क्या क्या समस्याएं होती हैं। लाभ किनको होता है इससे अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है? एक तो उनको लाभ होता है जिनकी उच्च आय होती है, फिर जिन्होंने ऋण ले रखा है उनको आय होती है, उनको लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ऋण लिया था तब उसकी जो ब्याज दर थी वो कम थी। अब चूंकि मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई है, बात समझिएगा, तो अब वो जो पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी वैल्यू घट गई है, ठीक है ना। तो अब जब वो ऋण चुकाएगा तो जिसने ऋण दिया था उसको नुकसान होगा। उसको नुकसान क्यों होगा? क्योंकि आज जब वो पैसा चुका रहा है तो उसकी वैल्यू घट गई है, और जिसने ऋण ले रखा है, ठीक है ना, वो उस समय पैसा चुका सकता है, या उसके पास अभी उसने तब लिया था जब उस पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण उसी पैसे की वैल्यू घट गई, तो ऋण लेने वाले व्यक्ति को फायदा हो गया और जिसने ऋण दिया था उसको नुकसान हो गया। फिर उनको लाभ होता है जिनकी आय निश्चित नहीं है, यानी कि व्यवसायी वर्ग। निर्यात को लाभ होता है निवेशकों को, हालांकि बड़े निवेशकों को जो, और या फिर जो निवेश कर चुके हैं। शेयर धारकों को अल्प अवधि में तो मुद्रास्फीति से रोजगार बढ़ता है, जैसा कि फिलिप्स वक्र कहता है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होता है। स्किल जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता है, और तकनीकी आधारित जो संस्थाएं होती हैं, जो R&D करती हैं या जो नई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करती हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तो पूरे हमारे जो मुद्रास्फीति से रिलेटेड टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम यहां ये समझते हैं कि मुद्रास्फीति से निपटने के क्या उपाय हैं। चलिए, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे, यहीं से कल स्टार्ट करेंगे मुद्रास्फीति के उपाय, और इसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर में हम लोग एंटर कर जाएंगे। ओके, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। आप पढ़ते रहिए, ओके, और कंटिन्यूअस आप पीटी ओरिएंटेड होकर पढ़ने का समय आ गया है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप मैगजीन्स को पढ़ते रहिए, जो करंट्स के टॉपिक हैं उनको कवर करते रहिए, और सारे सब्जेक्ट्स जितने आपने पढ़ लिए हैं अब उनको धीरे धीरे रिवीजन भी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास समय अब बहुत ज्यादा नहीं है, अब आप दिन रात एक करके अपने पास से जुड़ जाइए, चाहे आप यूपीएससी देने वाले हों या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने वाले हों। हालांकि दोनों की टेंडेंसी में बहुत डिफरेंस है, दोनों की जो एग्जाम का टेंडेंसी है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप यूपीएससी पर सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यूपीपीसीएस में अटेम्प्ट की कोई ऐसा नहीं एज लिमिट है, तो आप ठीक है यूपीपीएससी दे दीजिएगा, लेकिन यूपीएससी पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यूपीएससी पर फोकस करिए और उसी के हिसाब से आप पढ़ाई को जारी रखिए।
यूपीपीसीएस फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है और यूपीएससी आप सभी जानते हैं बच्चे कि कंसेप्ट और एनालिटिकल अप्रोच पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। अच्छा, इसके साथ आप ये ध्यान रखिएगा, ये तो सारा फर्स्ट पेपर की बात हो गई। पेपर सेकेंड यानी कि सीसेट, ये बहुत डिसाइडिंग रोल होता है। आपने पेपर फर्स्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर भी ली, लेकिन अगर आप इस पेपर में पासिंग मार्क भी ना ला पाए तो फिर आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं या जिनका मैथ्स पोर्शन नहीं है, जो बीटेक किए हुए बच्चे नहीं हैं या इंजीनियरिंग साइड के बच्चे नहीं हैं, वो सीसेट पर भी लगातार मेहनत करते रहें और एटलीस्ट सीसेट को डेली 1 घंटे का समय जरूर दें। सीसेट में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको आप सिलेबस अपने सामने रखिए, एक कोई स्टैंडर्ड बुक अपने सामने रखिए, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं उनके कंसेप्ट को आप सामने रखिए और सीसेट को एटलीस्ट आज से जिन भी बच्चों का सीसेट कमजोर है एटलीस्ट 1 घंटे आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जो बात है वो आप हमें जरूर बताएं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको पढ़ाई करनी है या समझना है तब भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।